डायटी थी, पहली खुदा जो थी वो कायमत थी, विच इज द ओशन इटसेल्फ, द दरिया इटसेल्फ. और वो कहते हैं उस दरिया समंदर और दरिया के मिलाप से सारी लाइफ फॉर्म शुरू हुई थी. ये हमें बेबीलोनियन मिथोलॉजी भी बताती है जो सबसे पुरानी हमारे पास नोन है. हमें ये चीज़ ज्योग्राफी भी बताती है कि 2/3 ऑफ द अर्थ इज वाटर. हमें ये ज्योग्राफी ये बताती है, बायोलॉजी हमारे जिस्म के बारे में बताती है 2/3 इज वाटर. आर्कियोलॉजी हमें बताती है कि सारे लाइफ फॉर्म्स जो थे वो इमर्जी पानी से हुए थे. तो एक तरफ तो ये सारी चीज़ें हमें मालूम है, मगर दूसरी तरफ मैं आपको एक छोटा सा सूफी खाका वाक़े से अगर शुरू करूं कि एक बच्चा होता है जो दरिया में जाके डुबकी लगाना चाह रहा होता है, मगर वो सोच रहा होता है ये पानी ठंडा होगा, गर्म होगा, किस तरह का होगा. तो उसे 2 मछलियां नजर आती हैं, तो वो उन मछलियों से पूछता है कि पानी कैसा है. तो मछलियां उससे पूछती हैं पानी क्या होता है. और मेरे लिए ये वाकया इसलिए खाका इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिस चीज़ में हम तैर रहे होते हैं, जिस चीज़ से हम जुड़े हुए होते हैं, जिस चीज़ के हम अंदर होते हैं, अक्सर वो चीज़ नज़र नहीं आती. हम सुबह उठ के शुक्र नहीं अदा करते कि हमारे पास ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन की कदर तब आती है जब सांसें रुकने लगती हैं. पानी भी इसी तरह से है, दरिया भी इसी तरह से है कि जब वो उसके ऊपर सवाल उठने लगता है, जब उसकी जिस्म उसका रुकने लगता है, तब हमें नजर आता है, अंदाजा होता है कि कितनी अहम चीज़ है. वरना इट्स समथिंग वी काइंड ऑफ टेक फॉर ग्रांटेड. आप लोग मुझे तो नहीं बिल्कुल सुनने आए हैं, मैं अपने पैनलिस्ट के पास जाती हूँ और मैं शुरू करती हूँ शरीफ अवान साहब से. इन्हें ज़्यादा तारुफ का जिक्र तो नहीं है, ज़रूरत नहीं है, मगर हमारे तहजीब फाउंडेशन के भी हेड हैं और पाकिस्तान के जो फोक म्यूज़िक और वैसे भी जो म्यूज़िक के प्रैक्टिशनर्स हैं, आर्टिस्ट्स हैं, उनके सबसे बड़े ये पेट्रन्स में शुमार होते हैं. इनको शायद खुद नहीं पसंद आएगा अगर मैं लिस्ट करने लगूँ कि किस किस तरह से ये पेट्रनाइज करते हैं. इनसे मैं कहूँगी कि अगर ये इंडस के हमें जो साथ साथ उसके बैंक्स पे जो सकाफत जुड़ी हुई है, जो हमारे स्पेसिफिकली क्योंकि हमारा ये लहूती मेलो म्यूजिक फेस्टिवल है, म्यूजिक के हमारे किस किस तरह से कल्चर्स उसके साथ जुड़े हुए हैं, उसके साथ इवॉल्व होते हैं, उसकी इर्तिका दरिया की हमारे कल्चर के साथ होती है, अगर उसका हमें ये ओवरव्यू एक दे दें तो हम फिर शायद बाकी पैनलिस्ट उसमें हम और थोड़ा जूम इन कर सकते हैं. अवान साहब. बहुत शुक्रिया जी. मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग तो सिर्फ हम तो कुछ कारिंदे हैं, हम कारकुन हैं कल्चर के, तो हमसे किसी बड़ी इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू की उम्मीद आप न रखिएगा. कल जो अगर आपने सेशन सुने होंगे तो आपको अंदाजा हुआ होगा कि ये बहुत अहमियत की चीज़ है और उसकी सारी इस जो मुद्दा है पानी का, इसकी हिस्ट्री, इसके मसाइल, इसमें जहाँ डिसीजन मेकिंग हुई, जहाँ गलतियाँ हुई और जो इस वक्त फ्यूचर के जो खतरे हैं वो सारे आप तक पहुँच चुके होंगे. वो बड़े बड़े लोग थे जिनको हमने कल 2-4 सेशन में सुना. हम जैसे कारकुन, मैं फिर दोबारा अपने आपको कहूँगा कि एक कल्चरल एक्टिविज्म जो है ना, वो कोई हमारे लिए कोई अयाशी नहीं है. इट इज़ नॉट ए लग्जरी फॉर अस. ये सब इसलिए है कि सोच बड़ी सख्त है और वो ये है कि हमारी कौम को डेवलप होना है, और अगर ऐसा है तो फिर हमें अपने रूट्स की तरफ जाना पड़ेगा. ये जो पानी का रेलेवेंस है, एक तो चीज़ ये कि बड़ा पानी का जो जो हमारी टेंजिबल ज़रूरियात हैं, जो इंटेंजिबल और जो ऑर्गेनिक रिक्वायरमेंट है, और जो रेलेवेंस है, जो कनोटेशन है पानी का हमारे जिंदगियों में, वो बहुत ज़्यादा है. कोई मजहब ऐसा नहीं है जिसमें पानी का जिक्र नहीं हुआ हो. अगर वो गंगा जमुना है या वो जमजम है या बाकी सारी दुनिया के जो पवित्र पानी है वो हर मजहब का एक हिस्सा रहे हैं. कोई सूफी रिवायत ऐसी नहीं जिसमें पानी नहीं आया हो, कोई लोक रिवायत ऐसी नहीं जिसमें पानी का जिक्र नहीं हो, कोई इश्क या दास्तान नहीं है. सोनी महवाल को कौन नहीं जानता है. द फैक्ट इज कि जी ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं और ये कुल मिला के इन्होंने एक बड़ा एक कल्चरल कोहेरेंस, ये जो वी ऑलवेज टॉक अबाउट डाइवर्सिटी इन आवर कल्चर, इसी डाइवर्सिटी के अंदर एक खास चीज है जो हमें एक्सप्लोर करने की जरूरत है. वो है इसी व्हेन वी रीअप्रोप्रिएट अवर थिंग्स, देयर वेर वेरी कलरफुल ट्रेडिशन दैट वी हैव, very colorful tradition that we have as our heritage. उसी को
रीअप्रोप्रिएट करना, उसी को कैलिब्रेशन करना, उसी को इन कोहेरेंस लेके आना, ये हमारा कल्चर का मौजू हो सकता है अगर हमें सर्वाइव करने सोसाइटी में। और ये जो सारी चीजें हैं ये तभी हो सकती हैं कि जब सारे इश्यूज को एक ही वक्त में हम अटेंड कर रहे हों, यानी वो पानी का हो, वो जनाब लिटररी इश्यूज हो जो हमारे लोगों ने पिछले साल हर साल, हम हजारों साल की वी टॉक अबाउट थाउजेंड्स ऑफ इयर्स हिस्ट्री। क्वेश्चन I can pose to my audience over here and you have all rights to pose this question to us. हमने आज के दिन में क्या किया, हम कौन सी जो है वो रिवायत को कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, क्या हमने अपने घरों में अपने बच्चों को हमने पिछली नस्ल से क्या सीखा है, अगली नस्ल को क्या सिखा रहे हैं। तो ये सारा सिलसिला अगर ये क्वेश्चन हम फ्रेम कर लें, फिर जो आज डिस्कशन होगा जहां भी होगा, इंशाल्लाह आई होप कि हम अपनी बात भी आप तक पहुंचा सकेंगे। हमारे पास जवाद शरीफ साहब भी मौजूद हैं, जिनकी आप लोग ने शायद कल देखी हो, इनकी एक डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग भी हुई थी। इन्होंने इंडस पे बहुत काम किया है और अब यहाँ ऑडियंस में आफिया सलाम आ चुकी हैं, तो ज़रा मुश्किल है इस तरह के लोगों के सामने बात करना, क्योंकि वो सब अथॉरिटीज़ इसमें मौजूद हैं। मगर मैं जवाद साहब से कहूँगी कि अक्सर हम जब ये कंसेप्चुअल बातें कर रहे होते हैं कि जी दरिया ये है वो है, उसका जो एक ह्यूमन कॉस्ट है, एक इंसान की एक इनफरादी ज़िंदगी में इसका क्या फ़र्क पड़ता है, उससे इम्पैक्ट क्या होता है, वो बीच में मेरे ख्याल लिंक कभी कभी घूम जाता है कि हम एक तरफ कॉन्सेप्चुअल बातें करते हैं मगर हम ये अक्सर उसे ट्रांसलेट नहीं कर पाते कि इनफरादी ज़िंदगी में इसका मकसद होता क्या है। क्योंकि जवाद साहब एक ख़ानदान को बहुत अच्छे से ट्रेस कर रहे हैं जो दरिया के साथ जिनकी ज़िंदगी जुड़ी हुई है। जवाद साहब, अगर आप हमें सिर्फ ये एक्सप्लेन करें कि ये कॉन्सेप्ट ट्रांसलेट, इनका ह्यूमन कॉस्ट और ह्यूमन फेस क्या होता है। थैंक यू सो मच। आपने पहले ही सवाल इतना दिलचस्प पूछा है और मुझे जो कहानी मैंने सुनानी थी उसके साथ एक और कहानी मुझे याद आ रही है। बेसिकली जब हम रिवर की बात करते हैं और जब हम दरिया की बात करते हैं और आई मीन के द हिस्ट्री, आई मीन 2500 BC जब हम जाते हैं तो उसने जो एक फुटप्रिंट छोड़ा है और वो जो एक रिच कल्चर इम्पैक्ट जो है उसने वो ड्रॉप किया है। सो आई रिमेंबर के रिसेंटली आई वाज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट जिसमें मुझे जो है वो कुछ क्राफ्ट्स को फिल्म करना था। मैम नूर जहां बिलग्रामी बैठी हुई हैं, शी वाज द प्रिंसिपल क्यूरेटर। तो मैं प्रोजेक्ट की रैकी के प्रोसेस में आई वेंट टू हरप्पा और वहाँ पे जो पोर्टर जो बेसिकली कूजे बनाते हैं, सो आई मेट वन ऑफ देम और वैसी गपशप हो रही थी और मैंने उससे सवाल किया कि ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी कहाँ से लाते हैं आप, ये कोई ख़ास मिट्टी होती है क्या, मैं भी कहीं मेरे पास मिट्टी हो मैं उसको उठा के बना सकता हूँ। तो उसने फिर उसकी मुझे पूरी कहानी सुनाई कि किस तरह एक स्पेसिफिक रिवर बैंक है, एक दरिया का किनारा है जहाँ पे मिट्टी उस कंडीशन में होती है कि जिसको आप जो है आई मीन कि जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी वो प्योरिटी उस तरह से है और वो ख़ानदान जो है पिछली कुछ आई मीन कि सेंचुरी से जो है वो उस मिट्टी को इस्तेमाल कर रहा है और उससे वो कूजे बना रहा है। लेकिन उसने कहा कि अभी पिछले कुछ अरसे में थैंक्स, आई लाइक इट। सो पिछले कुछ अरसे में ट्रैश की वजह से और कुछ पानी का जो फ्लो कम, अब जो रिवर का फ्लो है वो पूरा इम्पैक्ट कर रहा होता है। आई मीन जब हम कहते हैं कि दरिया मरता जा रहा है तो इट्स नॉट जस्ट द रिवर, उसके साथ जो पूरी कम्युनिटीज हैं, जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन उसके साथ जुड़ा है, वो सब कुछ उसके साथ मरता जा रहा है, वो सब कुछ उसके साथ बदलता जा रहा है। और उसने कहा कि वो अब मिट्टी जो है वो खालिस मिट्टी उस तरह से नहीं रही जो कि पिछले कई सौ साल से उस फैमिली के अंदर आती जा रही है। कहते हैं अब हमें उस मिट्टी के लिए हमें एक अलग जद्दोजहद करना पड़ती है, हमें उसके लिए अलग कोशिश करना पड़ती है। एंड दिस इज हाउ कि एक जो इंडिविजुअल है, चूँकि मेरा ताल्लुक जो है वो
आर्ट से है, क्राफ्ट से है, और मैं उसको लेके अगर मैं बात करूं तो किस तरह उसकी लाइफ को उसने जो है वो इम्पैक्ट किया है। और इसी तरह अगर हम इस पे आगे फर्दर बात करें तो कितनी कम्युनिटीज अलोंग दी रिवर बैंक के साथ, दरिया के किनारे के साथ हैं जिनको जो है वो अफेक्ट कर रहा है, और ये अनफॉर्चुनेटली जो है वो ये बिल्कुल अच्छी तरफ नहीं जा रहा है। अवान साहब, अभी आपने कोहेरेंस का जिक्र किया था कि एक कल्चरल कोहेरेंस भी हमारी इसके साथ जुड़ी हुई है। इसको आप थोड़ा हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे, क्योंकि दरिया को कोस तो हम पता नहीं ट्रेस कहाँ से करते हैं, कोई कहता है तिब्बत से शुरू होता है, कोई कहाँ से, तो ये इसका आप हमें थोड़ा सा बताएंगे कि इसका कोहेरेंस का रेलेवेंस हमारे लिए क्या है? जी जरूर। जब मैं अपना म्यूजिक का प्रोजेक्ट कर रहा था तो क्वेश्चन सबसे पहला ये हुआ कि जी हमें ये तो मालूम था कि हम क्या चीज़ रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, अपनी क्लासिकी ट्रेडिशन और फोक ट्रेडिशन को हमें रिकॉर्ड करना था। और ये आज से कुछ 10 साल पहले की बात है, तो मैं उससे आगे निकल चुका, कुछ और काम भी हम कर रहे हैं इसी हवाले से। तो जो नाम, बहुत सारे नाम आए, तो उसमें से सबसे पहला नाम जो हमने सिलेक्ट किया दैट वाज इंडस राग। ये जो राग है हमारे सिंध में स्पेशली और पंजाब के भी बहुत सारे हिस्सों में मौसीकी से ये सिनोनिमस है। सिर्फ मौसीकी की महफिल भी होती है, चाहे वो कव्वाली हो रही होती है, चाहे वो फोक होती है, तो कहते हैं भाई हम राग सुनने जा रहे हैं। हिंदुस्तान में ओवरऑल, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया और बाकी सारे इलाके मौजूद थे, उसमें 2 सिस्टम म्यूजिक के चले हैं। एक वो है जो मेहरान से ताल्लुक रखता है, इंडस से ताल्लुक रखता है, और वो है यानी साउथ का म्यूजिक एक है, और दूसरा ये है नॉर्थ इंडिया का म्यूजिक, जिस वक्त ये पाकिस्तान अभी बनने से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो म्यूजिक साउथ का था वो बिल्कुल डिफरेंट था, वो आज भी डिफरेंट है, उसको कर्नाटकी म्यूजिक कहते हैं। उसमें वो रख रखाव, वो सहज नहीं है, वो कोहेरेंस नहीं है। जैसे इत्तेफाक है कि आपने ये लफ्ज मुझसे दोबारा पूछा, आपकी मेहरबानी है। द फैक्ट इज कि जो दरिया होते हैं, दरिया बाजार तो बड़ा शोर शराबा होता है, उसके अंदर क्या है, ये दरूने खाना हंगामे हैं, क्या क्या सर चरागे रहा गुजर को क्या खबर है, अल्लामा इकबाल का ये मिसरा है। बात ये है कि ये जो तेजी है या ये शोर है पानी का, इसी के अंदर फिर करंट्स और सब करंट्स होते हैं, अंडर करंट्स होते हैं, वो होते हैं जो उसको स्ट्रेंथ देते हैं। तो ये इंडस की वैली की सिविलाइजेशन जब डेवलप हुई है, हमें तो सिर्फ 5000 साल का पता है, और 3000 साल की वी हैव रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ 3000 years ओनली। इट इज नॉट बिग। ये भी इसमें देयर इज अ रीअप्रोप्रिएशन नीडेड ऑन दैट आल्सो, लेकिन उसमें इस वक्त मुझे मैं नहीं समझता कि टाइम है कि नहीं है, इसलिए कि ये जो वैदिक पीरियड है वो 3000 साल का है। मोहनजोदड़ो इज 5000 years, और मोहनजोदड़ो में वी हैड ऑल दैट सिविक sensibilities, and there were streets and there were houses and there were all that developed civilization. तो ये बात इस वक्त ये डिसाइड होना बाकी है कि ये जो 3000 साल की हिस्ट्री है या उससे भी ज्यादा की है, लेकिन 3000 साल भी कोई मामूली अरसा नहीं होता है। इन सालों में डेवलप हो के ये जो चीजें पहुंची हैं, जो इंडस वैली से के आसपास के जो लोग थे उनके अंदर कुछ ट्रेड्स आए हैं, वो ट्रेड्स है वो है जो उनको रीडिस्कवर करना मकसूद है। अगर कोई ड्रामा कर रहा है तब भी, अगर कोई फिल्म बना रहा है तब भी, कोई म्यूजिक हमारी तरह कर रहा है तब भी, अगर कोई आर्ट एग्जीबिशन हो रहे हैं तब भी, वो जो कोहेरेंस है, वो जो सहज है, वो जो इंसानियत थी, वो जो मोहब्बत थी, वो जो हमने रस्टिक विजडम के मुहावरे हमारी जबानों में इतनी हसीन कारी है, इतना हुस्न कारी है कि आप हैरान हो जाते हैं। जहां जाते हैं वो एक एक जबान के अंदर कई लहजे होते हैं। एक सिंधी जबान जो हम बोलते हैं उसमें कई और आगे लहजे हैं, पंजाबी की कई और किस्में, सराइकी वसेब की तो मिसालें दी जाती हैं। द फैक्ट इज कि जी ये अगर ये डाइवर्सिटी हम इसको रीडिस्कवर नहीं करते, बिल्कुल ये इस वक्त ये टाइम है कि इसको रीडिस्कवर किया जाए, तो फिर हम फ्यूचर की बात ना करें। हमें सिर्फ अपने शानदार माजी पर गुफ्तगू करने का हक ही नहीं है, अगर हमने कोई सोच समझकर कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया इसको।
थैंक यू। शरीफ साहब बता रहे हैं कि हमारा माजी और जो फ्यूचर है, पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर किस तरह से लिंक रहता है। इन्होंने रीडिस्कवरी की बात की। कभी हमें लगता है कि ये रियल टर्म्स है नहीं, दरिया मौजूद है, लोग मौजूद हैं, सकाफत मौजूद है, तो इसको क्या हो जाएगा, और बहुत कुछ हो जाता है। इन्होंने जो मोइंजोदड़ो की जैसे बात की, इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोइंजोदड़ो की सील्स हमने देखी हैं, हमें मालूम है कि वो लिख रहे थे वहां पर, मगर जब वो सिविलाइजेशन खत्म हुई, इंटरेस्टिंग बात ये 1800 साल तक राइटिंग इस खित्ते से गायब हो जाती है। उसके बाद वैदिक पीरियड तक बीच में 1800 साल ऐसे हैं कि हमारे पास कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है कि राइटिंग कंटिन्यूड, और फिर राइटिंग सीरी से डिस्कवर हुई थी। तो इंटरेस्टिंग सवाल से ये उठता है कि आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि 1800 साल तक सिर्फ एक सिविलाइजेशन खत्म नहीं हुई, एक सकाफत खत्म हो गई, एक तहजीब खत्म हो गई, मगर एक बेसिक ह्यूमन नेसेसिटी जो है राइटिंग खत्म हो गई। देयर आर नो रिटन रिकॉर्ड्स फॉर 1800 years in this region. And what happened? I'll bring in Birgit Lamm at this point, and just because we have been speaking primarily in Urdu, I'll do a quick recap for you. I hope you'll bear with us through that. So Sharif Saab spoke about the evolution, how necessary it is for cultures to connect, and how our past is linked to our future, and to understand and to be able to enter our future, we need to reflect on the past, and how the river represents a continuity, including in music. And he's spoken about two major forms of music in this region, and how they've kind of evolved separate cultures almost through it, but the river is the thing that holds it together. And Jawad Sharif Saab spoke about what it means at an individual level, how these abstract concepts translate into what is the human face, what exactly, the families he's been tracing, the kind of folk wisdom you encounter, and what this loss actually means at a personal, individual level. And that's where I'll ask you to come in to help us reflect a little more about what really is at stake. When are we just talking about forms of art drying out? When we're talking about a river or an ecosystem that's imperiled, what exactly are the stakes of the issue? Assalamu alaikum to all of you. I sort of got what they were talking, because thanks to COVID I've taken Urdu classes, digital Urdu classes, so I sort of got it, but I'm by no means able to actually converse in such a confident way. But the river Indus is not only a source of water, which obviously you all know, but it's also a waterway where goods, people, and of course with people also ideas travel. And I think this has been, as you've already said, a powerful connecting point, and also source of innovation and inspiration for the people who've lived on the shores of the river Indus for a long time. And innovation also means the style how you build your boats, how you do fishing, how you do agriculture. All these things were actually shared on the banks of the river Indus. And like also the designs of your clothes, maybe instruments, stories, musical tunes, and they all mix and fuse. And in this way, that's also the power of culture. The power of culture is to adapt and be inspired by new ideas and new incentives. And a culture which is not able to adapt and also to absorb new ideas is bound to stagnate, and in the end eventually also sentenced to die. And I think the really successful cultures, they have developed and evolved over time. And even what nowadays we consider as being conservative and traditional, it has evolved over time, and there were people way back in the past who actually started developing instruments, tunes, and so on. So, and as the river Indus goes into the Arabian Sea and then into the oceans which impasse the globe, also modern
ideas that come from elsewhere. There are, let's say, incentives or, let's say, some offer of ideas that local people would need to decide whether it fits into their needs, and they can create something new. So this is something that is actually a question of survival for the world, and I think the River Indus, with its cultural contribution, has a lot to offer. And by the way, also the ancient cultures, the ancient way of doing irrigation, of doing agriculture in an ecologically sensitive way, and also the way how traditionally houses were built, the mud houses, the houses that used thatched roofs. I think in terms of adapting to the hot climate, they were way superior to the concrete structures that we have now, and much more airy. So I think we can learn from the traditions. We should merge it with the necessities of the future, and this will actually make us all stronger and survive. Thank you. I do appreciate that. I'll come back to Jawad now. We've been hearing about what kind of problems can happen and how important this preservation is. But if we can talk at a more material level about what exactly is the why do we here sitting in Karachi under this tree need to kind of be part of a panic over what's at stake? इनका काम इन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री में क्लाइमेट चेंज पे काम किया, माइग्रेशन के ऊपर काम किया. आप वो अगर हमें थोड़ा सा उसका मटेरियल टर्म्स में तर्जुमा हमें बता सकें कि ये अब जो हम दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की बात सुन रहे हैं, इसका हमारे ऊपर क्या डायरेक्ट रेलेवेंस है? I just want to add, Birgit वाली जो बात है, just want to add, I think she is absolutely right. Even the Constitution of Pakistan, the Article 28, it says the preservation and promotion of the culture, script and language. It's necessary. So this is the part of Pakistani Constitution as well. And I think the stuff and the disaster we have already done to our culture and our ecosystem, it's irreversible. But at least at this stage, we can start preserving it. Yeah. So coming back to your question, जो फिल्म यहाँ पे स्क्रीन हुई नतारी, नतारी बेसिकली जो है वो एक कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसकी सारी कम्युनिटी जो है वो अपना जो इलाका है वो छोड़ के जा चुकी है. सो इट्स अबाउट इंडस डेल्टा, इट्स अबाउट हाउ इंडस डेल्टा इज डाइंग. किस तरह उस रीजन में किस तरह जो है वो पूरी जो कम्युनिटीज हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं एंड दे आर माइग्रेटिंग, और वी कॉल इट क्लाइमेट माइग्रेशन. So why this climate migration is happening? So it happens basically it really depends on the river flow. जो दरिया का फ्लो है वो इतना ज़्यादा अफेक्ट हुआ since last few decades, and of course it's not one thing, but again it's dams, it's canals and anything, but it depends. Eventually जो river flow जिस तरह से disturb हुआ है और उसने directly जो impact किया है या उसका जो consequences हैं वो Indus Delta के ऊपर आए हैं. So what happened, they don't have any fresh water anymore, they don't have fishing anymore, and the region is very much salted, और उसकी वजह से they have to migrate. When you don't have those basic necessities, you have to migrate. But there is this person, Ayub Setu, जिसको हमने फिल्म किया, and we spent a few days with him. He resisted. He said, I am not going to migrate. मैं यहाँ से हिजरत नहीं करूँगा क्योंकि ये जो मिट्टी है इससे जो मेरा ताल्लुक़ है वो आज का नहीं है, वो सदियों पुराना का है. मतलब मेरी कितनी जनरेशन्स जो हैं यहाँ पे जो है वो बसी हैं, और मेरे कल्चर, मेरी सकाफत, मेरे ट्रेडिशन
मेरी मोहब्बत वो इस मिट्टी के साथ जुड़ी है, तो मैं इसको सो ही इज जस्ट रेजिस्टिंग, कि वो एक रेजिस्टेंस है अगेंस्ट दी, आई मीन वी कैन से कि वो नेचर उसको फोर्स कर रही है, वो क्लाइमेट उसको फोर्स कर रहा है, एंड इट इज हैपनिंग, इट इज हैपनिंग हियर, इट इज हैपनिंग इन ठट्टा सिंध, इट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान. एंड आई मीन लुक एट दिस कि किस तरह से वो एक इंडिविजुअल जो कम्युनिटी है और जो लोग हैं जो अपनी मिट्टी से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो अपनी सकाफत से, कल्चर से, हिस्ट्री से, लैंग्वेज से, शायरी से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उनको वो किस तरह से जो है वो अफेक्ट कर रहा है. और अब दे डोंट हैव एनी चॉइस. आई मीन इफ यू हैव टू ट्रैवल 2 hours to just to get the fresh water and you have to buy that fresh water, I mean आप कब तक ऐसे सर्वाइव करेंगे? एंड यू डोंट हैव एनी इकोनॉमिकली आप सर्वाइव नहीं कर सकते उस सिचुएशन के अंदर, बट स्टिल यू आर रेजिस्टिंग. तो हमारी जो फिल्म थी कि वो जो दीवानगी है, वो जो मोहब्बत है मिट्टी से, उसको जो है वो उसको कैप्चर किया जाए और उसको सामने लाया जाए कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये दरिया कितना इम्पोर्टेंट है, ये दरिया का जो बहाव है, जो फ्लो है, वो कितना इम्पोर्टेंट है, और इस कल्चर को, इन कम्युनिटीज़ को अपनी जगह पे रहना कितना इम्पोर्टेंट है ताकि ये डिस्प्लेस ना हो. थैंक यू. हमें अक्सर बताया जाता है, तनकीद जब हम करते हैं इस तरह की म्यूटेंट प्रोग्रेस के ऊपर, कि जी आप लोग प्रोग्रेस के खिलाफ हैं, आप लोग माजी में रहना चाहते हैं, आप देख नहीं रहे दुनिया किस तरह से तब्दील हो रही है. सो Bridget, I'll ask you to come in on that. I was just saying that we're often told that we're romanticizing people's lives, that we kind of invisibilize the struggles that people live on a daily life, and that modernity and progress takes a toll, and it's a necessary toll that we need to give in order for people's lives to progress, and we kind of romanticize their struggles and romanticize their poverty and romanticize their kind of day-to-day crises. So what I'm wondering is it necessary for modernity to be posited against this kind of cultural stasis? You know, is that the choice we have, that either we evolve and move away and, you know, let go of things, of the past entirely, and or we kind of live in the past? Is this like a fair positing that we always have to grapple with? But this is, of course, an extremely difficult question, which I think over centuries, when life develops, these questions have been posed and, by lots of intellectuals and people. I think we are living a very disruptive time right now, and we should take and have a lot of respect for the plight of these people. But we will probably never be able to do justice to everybody. But the issue is that a society needs to give opportunities and real choice to people how they would like to live their lives. And that also means respecting the livelihood and the environment where people live. So if these people in the Delta choose to be fishermen and suddenly this is not taken into account and someone else just finds, maybe for a development issue, they just destroy the mangroves and then, the sea encroaches, the soil becomes salty, the fish that they've been using just goes away. I mean, I think this is the wrong understanding of modernity. You would always have respect for people and give them the opportunity to choose and offer them options and not just walk over them. I think that's the real issue. It's not the issue that maybe a fisherman decides that dropping his boat and moving to Karachi and maybe taking a different job would be a better solution for him. But it's an option. But it is a problem if this person
doesn't have an option to choose because his livelihood is gone. And this resistance that you see should be taken seriously, and these people should be given options. So, yeah, the people who would actually want to develop the coastal area in a certain way, they should sit with the local communities and listen to them and also offer them opportunities and give them a share in the projects. I mean, this is at least the way how things should be done. You sit with the people who might be affected by some project that you have, and you should find a solution that everybody can live with. Yeah, I don't have an option. I don't have a solution for that. If I had that solution, I think I wouldn't be sitting here. I might be a head of government somewhere, and definitely I'm not. But you should raise that question, and you should sit with the people. There's not one brain and one person who can find solutions for other people. You would need to engage people themselves and see how they feel about their lives. That's at least, I think, what you owe to them. And then you should sit and find solutions together. And you shouldn't underestimate the common sense of the common people. Thank you for those very thoughtful reflections. I hope it prompts greater reflections within us. तो वक्त खत्म हो गया. आखिरी 2 मिनट में मैं शरीफ साहब से कहूँगी कि अगर आप हमें सेशन वाइंड अप करने में हमें सिर्फ थोड़ा सा सिमत इस तरह दे दें कि हमें पता है कि तब्दीली का अमल ना कोई क्रिएट कर सकता है ना कोई रोक सकता है. हमारे चाहते ना चाहते हुए तब्दीली आती है, और हमेशा लोगों की जिंदगी में तब्दीली का कोई ना कोई एक बेहतर भी रुख होता है. तो हम किस तरह से इस आने वाली तब्दीली को कोई तरह से स्टीयर कर सकते हैं, कोई सिमत दे सकते हैं जिसमें हमारा प्रोग्रेस और कॉस्ट ऑफ प्रोग्रेस को हम कोई तरह से ब्लेंड कर सकें विदाउट वन बीइंग एट द कॉस्ट ऑफ द अदर. कमाल बात यह कि हम टाइम कंस्ट्रेंट था, मेरी आपसे कोई बात नहीं हुई थी. हम आपस में सेशन तय कर लिया करते हैं कि आप मुझसे ये पूछिएगा. आपने ये सवाल मेरे दिल में था कि कोई मैं आखिरी में मैं ये 2 जुमले इसके बारे में बोलूं. खुदा की जात ने आपसे एक सवाल मुझसे पूछवा दिया. और आई एम जस्ट in addition to whatever has been said by my guests over here, एक हर ट्रेडिशन की अपनी स्ट्रेंथ होती है. द स्ट्रेंथ इन आवर ट्रेडिशन इज दैट इज वेरी लिविंग, इट्स वेरी करंट. जो हमारी classical tradition, for example, classical music, Western classical music is a very strong music, very, very perfect music. It belongs to just 70 years or maybe 100 years of their history. और आज जो है उसको सिर्फ रिप्रोड्यूस हो रहा है. वो हमारा जो राग है, it's being created even now. अगर मैं आज भी आपको कोई चीज गा के सुनाऊंगा, it will be slightly different from whatever I have been singing a year before. The fact is कि जी ये this improvisation is your strength. आप जो भी काम करते हैं वो तख्लीकी क्रिएटिविटी साथ लेकर आता है, तो तब वो काम माशरे में आपके लोग मानते हैं, वरना आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है. तो जो हमारा गाने वाला है या हमारा ऑथर है, राइटर है, ये essentially they have to bring in new ideas, they have to bring in new the openness. और वो अगर नहीं होगा तो फिर हम फेल हो जाएंगे. हमारी जो ट्रेडिशन सारी जो रोज क्रिएट होती है, ये वेरी हम्बल क्लेम, वो जैज जो म्यूजिक जैज है ना वेस्ट का, वो है जो कि हमारे क्लासिकल राग की तरह का है, कि वो लोग बैठते हैं और उसी वक्त डिसाइड करते हैं कि अब हम व्हाट इज द डायरेक्शन दैट वी विल बी गोइंग, व्हाट आर द अंडरकरेंट्स दैट विल बी एम्प्लॉइंग टू क्रिएट एन इफेक्ट. तो जो हमारे तख्लीक की कार्रवाई है, हमारी आदतें हैं, वो एसेंशियली दे आर क्रिएटिव. हमें सिर्फ उनको एक्सप्लोर करना है. हम जिस दिन भी कोई चीज गाते हैं ना, वो एक नई चीज बन जाती है. और वो आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, उसमें हम राग लेकर आते हैं. हमको कवाली कर रहे होते हैं तब भी उसमें कोई राग आता है. हमारे फोक में भी हमारा क्लासिकल आ जाता है. सो ऑल दीज ट्रेडिशंस आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. I think we're out of time. मेरे पास 3 reminders आ चुके हैं. So thank you for this wonderful panel. I just want to add, मैं बल्कि रिक्वेस्ट करना चाहूँगा शरीफ साहब से. मुझे वो गालिब का एक शेर याद आ रहा है.
واہ 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 کیا بات ہے. دام ہر موچ میں ہے، دام ہر موچ میں ہے، ہلکا صدے کام میں نہنگ، دیکھیں کیا گزری ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک. تو اگر آپ تھوڑا سا گزرا دیں. قطرے میں گوہر ہونے تک گہراؤں یہ تو آپ نے مجھے یہ شعر بتایا ہوتا تو میں اس کو کر رہا تھا، لیکن آتے ہوئے میں کچھ کر رہا تھا ضرور. تھینک یو. آئی تھنک دیٹس این امپورٹنٹ نوٹ ٹو اینڈ آن. اب مجھے کانفلکٹنگ سگنلز مل رہے ہیں. آپ نے یہ جگہ خالی کرانی ہے یا میں سوال لے لوں؟ لے لیں. اگر کسی نے کوئی نہیں ہے تو پھر میں اپنے اس دوست کی وہ پورا کرنا چاہوں گا. جی آپ سوال ضرور پوچھیے. مائک پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، یا تو آپ بہت زور سے بول لیں یا کہیں سے شاید مائک آ جائے گا. اس وقت ٹائم مل تو گیا. میں ٹھیک ہے نہیں اب رہ گیا. بہت شکریہ، بہت اچھا سیشن تھا. میری بدقسمتی ہے کہ میں نے شروع کے سیشن اٹینڈ نہیں کیے. بہرحال میرا باقی بہت ساری خوبصورت باتوں کے ساتھ جو ایک مین تھا ہمارا کہ ہمارا جیون پانی کے ساتھ ہے. بہرحال جو بھی لوگ یہاں پوری دنیا میں رہتے ہیں، ایک چھوٹی سی بات ہے کہ کیونکہ آپ کا پلیٹ فارم بہت پاورفل اور بہت اچھا ہے، بہت سارے انٹلیکچوئل یہاں پر موجود ہیں. ایک صرف آپ نواز شریف صاحب سے گزارش ہوگی. میرا نام شریف اوان ہے جی. شریف اوان صاحب سوری، میں نے آپ نے بات کی تھی تو میرے اس میں تھا، کیونکہ آج کل ٹاپ آف مائنڈ ہی ہے تو سوری. شریف اوان صاحب کے ایک جو ایتھکس ہوتی ہے ہمارے جو ملک کا خاص طور پر کہ پانی کہاں سے چل رہا ہے اور ہم کہاں پہ بیٹھے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ ہی کے لفظوں میں سنتا جاؤں گا. کیا سینسیئرلی یہ ڈسٹریبیوشن جو ہے پانی کی، اس کا مرحلہ وار پوری میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں، ہر علاقے کے لوگ شور مچاتے ہیں کیونکہ ہم سب کا جیون پانی کے ساتھ جڑا ہے. میں کیونکہ ایک سوشل ورکر بھی ہوں اور ایک مارکیٹ ریسرچ کا انویسٹیگیٹر لیول کا ورکر بھی ہوں. میں نے پورے پاکستان میں جو ہے وہ ایک خطہ گھوما ہے، خاص طور پر پانی کے حوالے سے، کیونکہ میرا مائنڈ فوکس تھا پیسٹیسائڈ کمپنیز کے ساتھ. تو میرا تعلق فارمر کے ساتھ ہی رہا ہے، خیبر سے لے کر کراچی تک. تو یہ جو ایک، کیونکہ ہم سارے سوشلائزسٹ کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو، انکلوڈنگ یو اسپیشلی، تو ایز اے سوشلائزسٹ ہمیں کچھ سجیشن دینی چاہیے ہمارے معزز اداروں کو کہ جو ڈسٹریبیوشن کا پانی کا ہے ہمارا، اس کے بارے میں آپ اپنے لفظوں میں. جی بیٹھیں. بہت شکریہ. بالکل جی. ایک دو سوال اور لے لیں شریف صاحب، پھر آپ ایک ساتھ ہی وہ کوئی صاحب وہاں پہ وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، ایک ساتھ لے لیتے ہیں 3 and then. سر میرا ایک مختصر سوال ہے. مجھے کسی دوست نے کہا جیسے پانی زندگی ہے کہ آئندہ جو جنگیں ہیں ملکوں کے درمیان یا اپنے صوبوں کے بیچ میں جو جنگیں ہوں گی وہ پانی پہ ہوں گی، جی اس کے لیے آپ کا کیا خیال ہے؟ جی جی بالکل. اچھا جی، میں یہ 2 سوال ان کا لے لیں. بالکل. سر میرا سوال یہ ہے کہ ایک کہاوت ہے کہ دریا پہ پہلا حق دریا کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ برٹش گورنمنٹ نے اپنے دور میں جو پلس بنائی، جو ڈیمز بنائے، جو دریا کے رخ موڑ دیے، ان کے جو اصل رخ تھے ان پہ جو ہے نا انہوں نے قبضہ کر لیا. اور آج ہم دیکھتے ہیں تو اس پہ جو ہماری پوری نسل ہے وہ تباہ ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ ایک چھوٹا سا مثال دوں، ڈاؤن اسٹریم جو کوٹری بیراج ہے اس میں ہر سال ہمیں 15,000 کیوسک پانی کی ضرورت ہوتی ہے، مگر اس سال وہ 15,000 کے بجائے ہمیں 2,000 کیوسک پانی مل رہا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم آج بھی 21ویں صدی میں یہاں بیٹھ کے صرف فیکٹس اینڈ فگرس پہ بات کریں گے یا کوئی پریکٹیکل کام بھی ہو سکتا ہے کہ ڈسٹریبیوشن کوئی بالکل جسٹس پہ ہو؟ آپ میں عرض کروں، دیکھیں جی یہ تینوں سوال آپ سارے ہمارے تینوں دوست، یو آر لیٹ بائی 1 day اونلی. اگر کل آپ آئے ہوتے تو آج آپ مجھ سے یہ سوال نہ پوچھتے.
बड़े बड़े लोगों ने, हमारे मेहमान इस वक्त बैठे भी हैं यहाँ पर, जिन लोगों ने इसी मौजू पर कल आपसे बात की थी, मैं आपको जवाबी एक तीनों दोस्तों को और बाकी सारे, क्योंकि नौजवान बच्चे कुछ हैं तो मेरा हक बनता है कि मैं अपनी इस उम्र का भी फायदा उठाऊं, मैं आपको सबको ये सवाल जवाबी मैं करता हूं कि हम लोगों ने क्या किया है, आपने क्या किया है इसके लिए। तो हमें खुद एहतसाबी का वक्त आ गया है। वी शुड थिंक अबाउट कि जो हमारी ड्यूटीज क्या थी। अगर आप में से कोई सरकारी अफसर बैठे हुए यहाँ पर, हम सारे असल जगह, आई एम वन ऑफ दोज पीपल, आई एम एक्चुअली टेलिंग यू अबाउट माई सेल्फ। असल जगह सरकारी कमोरा शाही रुकन हूंदा आहियूं न, सॼी उमिरि असां रोज़ सुबह खां वठी शाम ताईं हिकिड़ी शिकायत आहे त बाबा मरी वियासीं, असांखे पोस्टिंग कान थी मिले, असांजो हक़ जेको आहे त वरी खाए विया आहिनि, कि जेका भी खाए विया आहिनि। हमारी पूरी टोटल होती है कि जनाब हमारी पोस्टिंग हो जाए, और वो पोस्टिंग हो जाए जिस पर हमें कुछ पैसे मिल रहे हों। खुदा का खौफ हमें करना चाहिए। इस वक्त ये है, अगर ये मौका, इतने बड़े लोग हैं, आप लोग बैठे हैं, अगर हम खुद एहतसाबी नहीं कर सकते ना, फिर हमें किसी हिस्ट्री पर बात करने का हक ही नहीं है, हमें किसी की बेइंसाफी पर बात करने का कोई हक ही नहीं है। वो सब तब हम खुद बेइंसाफ हैं, हमने अपने आप को ख्वार किया हुआ है। अगर हम साफ सुथरे हों और तो फिर हमारी बातों में वजन आ जाए। अब हम सिंध को मिसयूज करते हैं, हम सिंध का नाम लेते हैं सिर्फ अपनी पोस्टिंग लेने के लिए। और मैं बताऊंगा आपको कि हमारे सर्विस हम नौकरियां ले लेते हैं और वहां जॉब पर जाते नहीं है। खुदा की जात हमें माफ कर देगी, शायद सिंध हमें माफ नहीं करेगा। आपको सिंध का पानी अगर हलाल करना है तो उसके लिए खिदमत भी करनी पड़ेगी। हम में से कितने लोग हैं जो पानी की बचत अपने घर में करते हैं? कोई है? मैं अल्लाह की मेहरबानी से मैं आपको कह दूं, मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे मेरे घर, मेरे तीनों ने, मेरी 3 नस्लें सिंध में वफात पा चुकी हैं, दफन हो चुकी हैं। सो आई क्लेम टू बी सिंधी बाय ऑल मीन्स एंड बाय ऑल स्टैंडर्ड्स। मेरे तीनों बच्चों ने कहा कि हमने सिंध का डोमिसाइल नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? मेरे बच्चों ने कहा कि बाबा आपने हमें सिंध में पढ़ाया नहीं है, हमने कराची में पढ़े हैं जो बहुत बड़ा मुख्तलिफ शहर है, हम इस्लामाबाद में पढ़े हैं, हम मुल्क से बाहर पढ़े हैं, हमारा हक नहीं है सिंध के डोमिसाइल पर। सिंध के डोमिसाइल पर उनका हक है जो सिंध के तालीमी इदारों में बेचारे टाट के स्कूलों में से पढ़ कर आए थे। मैं उस स्कूल का हिस्सा हूँ, मेरा हक था डोमिसाइल का, मेरे बच्चों का नहीं था, उन्होंने नहीं लिया। Thank you. I think with that kind of political commentary that ties the whole session together, I think we'll end it now. I'm getting frantic signals from the side. Thank you to all my panelists, to all of you for listening. I wish we had more time, but I think I'll request my panelists to make themselves available. अगर आप लोग ने मजीद कोई बात करनी है तो I think हम इस यहाँ से उतर के नीचे आ जाएं तो ये तीनों आपके होपफुली कोई मजीद सवाल हो तो उनका जवाब दे सकते हैं. Thank you very much.